कल हमने किया था प्रोसीजर फॉर अल्टरेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर कंपनी बदलाव करना चाहती है तो क्या प्रोसेस कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। कंपनी को जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन करने के रिगार्डिंग क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो दो टाइप्स की जो हैं रेस्ट्रिक्शंस हैं। फर्स्ट है स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस एंड दूसरी है जुडिशियल रेस्ट्रिक्शंस। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं। अल्टरेशन मस्ट बी बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। आर्टिकल में जो अल्टरेशन की जाएगी कंपनी के द्वारा वो बाय स्पेशल रिजोल्यूशन होनी चाहिए। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के थ्रू जो है अल्टरेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके अल्टरेशन की जाती है तो वो वैलिड अल्टरेशन नहीं मानी जाएगी। तो जो भी आर्टिकल में अल्टरेशन होगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ही कर सकते हैं। सेकेंड है अल्टरेशन मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आर्टिकल में जो अल्टरेशन की जाएंगी वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे क्या हो कंपनीज एक्ट 2013 के जो प्रोविजंस हैं उनका उल्लंघन हो। जो भी अल्टरेशन होगी आर्टिकल में वो एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के ही होनी चाहिए। कोई भी अल्टरेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे क्या हो कंपनी एक्ट 2013 के जो प्रोविजंस हैं उनका उल्लंघन हो, उनके अगेंस्ट हो। थर्ड है अल्टरेशन मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अल्टरेशन जो होगी वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे क्या हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कंडीशंस दी गई हैं उनके अपोजिट हो। तो अल्टरेशन ऐसी होनी चाहिए जो मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कंडीशंस दी गई हैं उनके अनुसार होगी, तो ही वो जो अल्टरेशन है वो वैलिड होगी। इसके बाद देयर मस्ट बी रिटन कंसेंट ऑफ मेंबर्स। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस तरह की अल्टरेशन की जाती है जिससे क्या है या तो मेंबर्स जो हैं उनके पास जितने शेयर्स हैं उनको उन शेयर्स से ज़्यादा शेयर लेने पड़ते हैं, या फिर उस अल्टरेशन से उन मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इस तरह की अल्टरेशन तभी वैलिड मानी जाएगी जब इस अल्टरेशन को करने के लिए उन सभी मेंबर्स की जो रिटन कंसेंट है वो ले ली गई है। तो अगर अल्टरेशन जो है बिना मेंबर्स की रिटन कंसेंट के की जाती है जिससे मेंबर्स की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है या फिर उनको ज़्यादा शेयर्स परचेज करने पड़ते हैं, तो इस तरह की जो अल्टरेशन होगी वो वैलिड अल्टरेशन नहीं होगी। इसके बाद है देयर मस्ट बी कन्फर्मेशन बाय ट्रिब्यूनल। ये क्या कहता है, अगर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई बदलाव किया जाता है और वो जो ट्रिब्यूनल है वो आर्टिकल में बदलाव इसलिए करना चाहते हैं ताकि जो मेंबर्स हैं मान लो उन मेंबर्स को जो है मिसमैनेजमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। तो अगर कंपनी बाद में आर्टिकल में कोई ऐसा बदलाव करती है जिससे क्या है वो बदलाव जो है ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट हो जाता है या ट्रिब्यूनल के ने जो अल्टर किया था आर्टिकल में उसके अगेंस्ट हो जाता है, तो इस तरह की जो अल्टरेशन होगी वो वैलिड अल्टरेशन नहीं होगी। तो इस तरह की जो है स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इस तरह की जो अल्टरेशन है वो जो कंपनी है वो आर्टिकल में नहीं कर सकती। इसके बाद है जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस। जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है द अल्टरेशन मस्ट नॉट बी इलीगल फॉर बिजनेस। ये क्या कहता है, आर्टिकल में जो अल्टरेशन की जाती है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे क्या हो एक कंपनी को जो है इलीगल बिजनेस चलाने का जो अधिकार है वो मिल जाए। तो अगर इस तरह की अल्टरेशन होती है जिससे क्या है कंपनी को इलीगल बिजनेस चलाने का अधिकार मिलता है तो वो जो अल्टरेशन होगी वो वैलिड अल्टरेशन नहीं होगी। जैसे इलीगल बिजनेस, जैसे लॉटरी का बिजनेस, तो इस तरह की अल्टरेशन जो है आर्टिकल में नहीं होनी चाहिए। सेकेंड है द अल्टरेशन मस्ट बी इन गुड फेथ एंड फॉर कंपनीज बेनिफिट। जो भी अल्टरेशन की जाती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो गुड फेथ में होनी चाहिए और कंपनी के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। अल्टरेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे क्या हो कंपनी को जो है नुकसान पहुंचे और इसका जो बेनिफिट है वो सिर्फ जो मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पहुंचे। तो इस तरह की अल्टरेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें केस दे रखा है ब्राउन वर्सेस ब्रिटिश
अब्रेसिव व्हील कंपनी। तो इस केस में क्या होता है, एक इस कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो 98% जो शेयर होते हैं वो कुछ ही शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। तो इसमें क्या है, एक जो रिजोल्यूशन पास किया जाता है, जिस रिजोल्यूशन के थ्रू आर्टिकल में ये बदलाव किया जाता है कि 90% जो शेयर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, उनके ऑर्डर पर कोई भी जो शेयर होल्डर है अपने शेयर्स को फेयर प्राइस पर जो है उन शेयर होल्डर के द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन को जो है ट्रांसफर करने के लिए बाउंड होगा। तो इस तरह का जो प्रोविज़न जो आर्टिकल में किया गया, वो जो प्रोविज़न था, वो जो अल्ट्रेशन थी, वो किसके बेनिफिट के लिए की गई, इससे बेनिफिट किसको पहुंच रहा था, जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स थे। तो इस तरह से जो मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने इसको जो था इस तरह की अल्ट्रेशन न करने के लिए जो था आवेदन किया। तो इसमें जो डिसीजन था वो ये था भी, ये वाली जो अल्ट्रेशन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, इसका बेनिफिट जो है सिर्फ मेजॉरिटी शेयर होल्डर को पहुंच रहा है, इससे कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, ना ही जो मिनॉरिटी शेयर होल्डर है उनको बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरह की जो अल्ट्रेशन है वो आर्टिकल में नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली जो अल्ट्रेशन थी इसको इनवैलिड अल्ट्रेशन बताया गया। इसी तरह से सेकेंड केस था साइड बॉटम वर्सेस केरशा लीस एंड कंपनी। तो इसमें जो अल्ट्रेशन की गई थी, इस कंपनी के आर्टिकल में जो अल्ट्रेशन की गई थी, ये जो प्राइवेट कंपनी थी, इसकी अल्ट्रेशन को जो था वैलिड बताया गया। तो इस आर्टिकल में जो अल्ट्रेशन की गई थी वो ये थी भी, इसमें इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उनको पावर दी गई भी, जो भी इस कंपनी का मेंबर कंपनी के साथ अगर कोई कॉम्पिटिटिव बिजनेस करता है तो उन डायरेक्टर्स को राइट है, उन डायरेक्टर्स के पास पावर है, वो डायरेक्टर उस मेंबर के जो शेयर्स हैं डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंटेड नॉमिनेट को सेल करने के लिए बाउंड कर सकता है। तो इस तरह की अल्ट्रेशन जिसमें डायरेक्टर को पावर दी गई भी, वो उस मेंबर को शेयर सेल करने के लिए बाउंड कर सकता है जो कंपनी के साथ जो है कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर रहा है। तो इस तरह की जो अल्ट्रेशन थी इसको वैलिड अल्ट्रेशन बताया, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, कंपनी को बेनिफिट पहुंच रहा था। तो इस तरह की अल्ट्रेशन जिससे कंपनी को बेनिफिट पहुंचता है तो वो जो अल्ट्रेशन होगी वो वैलिड अल्ट्रेशन होगी। इसके बाद है द अल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ हिज राइट्स अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। अल्ट्रेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो पार्टी है उसके जो राइट्स हैं उन राइट्स से उसको डिप्राइव किया जा सके। तो जैसे इसमें केस दे रखा है एलन वर्सेस द गोल्ड रीफ्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका लिमिटेड। तो इस कंपनी ने क्या किया, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस के अनुसार एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक पार्टी के साथ, जिसमें उस पार्टी को ऐसे डायरेक्टर अपॉइंट किया गया और उसमें जो रेम्यूनरेशन की जो बात की गई थी वो ये थी भी, कंपनी पर मंथ 2000 जो रुपी है वो उस डायरेक्टर को देगी। तो इस तरह से कंपनी और उस डायरेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट किया गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस के अनुसार। तो इस केस में अगर कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करके उस डायरेक्टर की जो रेम्यूनरेशन है अगर उसको कम करना चाहती है तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करके उसके रेम्यूनरेशन को कम करने के लिए, उसको कम रेम्यूनरेशन लेने के लिए बाउंड नहीं कर सकती। क्योंकि अगर कंपनी ऐसा करती है तो इससे क्या होता है, कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट था उस डायरेक्टर के साथ, उस पार्टी के साथ, वो टूट जाएगा। तो इस अल्ट्रेशन से क्या होगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उससे क्या होगा, वो जो पार्टी है, जो डायरेक्टर है, उसके जो राइट्स हैं वो डिप्राइव हो जाएंगे, तो उनको उनके जो राइट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो इस तरह की अल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए जिससे क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट जो हो टूट जाए। इसके बाद इसी तरह से केस है सी चेतियार वर्सेस कृष्णा आयनगर। तो इस केस में क्या था, इस केस में इस कंपनी ने जो था एक सेक्रेटरी को अपॉइंट किया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस के अनुसार, और इस सेक्रेटरी को जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया उस पर भी ये लिखा हुआ था भी आपको एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस के अनुसार अपॉइंट किया जा रहा है। तो इस कंपनी के आर्टिकल में जो रेम्यूनरेशन की बात थी वो ये थी भी, आपको पर मंथ 250 रुपीज़ जो है दिए जाएंगे आर्टिकल ऑफ के प्रोविजंस के अनुसार। तो इस तरह से इसमें जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था वो आर्टिकल के प्रोविजंस के अनुसार ही किया गया था। तो अगर कंपनी बाद में जो है आर्टिकल में
बाद में क्या करती है कंपनी, आर्टिकल में बदलाव करती है और सेक्रेटरी का रेम्यूनरेशन जो है 250 से कम करके कितना कर देती है, ओनली ₹25 कर देती है, तो इस बदलाव के लिए जो कंपनी है उस सेक्रेटरी को बाउंड कर सकती है, क्योंकि वो जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस के अनुसार ही अपॉइंट किया गया था, और अल्टर्ड आर्टिकल के जो प्रोविजंस हैं अब उस सेक्रेटरी को फॉलो करने पड़ेंगे। जितनी रेम्यूनरेशन अल्टर्ड आर्टिकल में दे दिया गया वो रेम्यूनरेशन उसको लेना होगा। तो इस तरह की जो अल्टरेशन थी वो वैलिड अल्टरेशन बताई गई इस केस में। इसके बाद है द अल्टरेशन शुड नॉट बी ए फ्रॉड ऑन मिनोरिटी बाय द मेजोरिटी। अल्टरेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे क्या हो, जिसका पर्पस क्या हो, मेजोरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं वो मिनोरिटी शेयर होल्डर के साथ धोखा करना चाहते हूँ, फ्रॉड करना चाहते हूँ। तो इस तरह की जो अल्टरेशन होगी वो वैलिड अल्टरेशन नहीं होगी। जैसे कि इस केस में दे रखा है, इस केस में क्या होता है, मैनियर वर्सेस हुपर्स टेलीग्राफ वर्क्स में क्या होता है, दो कंपनीज होती हैं, एक कंपनी ए होती है और एक कंपनी बी होती है। तो जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी ए में भी वही होते हैं और कंपनी बी में भी वही होते हैं। तो कंपनी ए में ये जो है एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है और उसमें ये डिसाइड किया जाता है, जो रेजोल्यूशन पास करके जो आर्टिकल में जो बदलाव किए जाते हैं उसका जो रिजल्ट आता है उससे क्या होता है कि अगर वो उस आर्टिकल की अल्ट्रेशन से क्या होता है, कंपनी ए को तो नुकसान पहुंचता है, कंपनी ए के लिए तो वो जो है नुकसानदायक है, और वो अल्ट्रेशन जो है कंपनी बी के लिए बेनिफिशियल है। तो इस तरह से अगर वो जो अल्ट्रेशन है अगर कंपनी ए के लिए नुकसानदायक और कंपनी बी के लिए बेनिफिशियल है तो इसमें बेनिफिट किसको पहुंच रहा है, क्योंकि कंपनी ए में भी वही मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं और वही सेम जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी बी में है। तो अगर बी को बेनिफिट पहुंचेगा तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर को जो है बेनिफिट होगा। तो इससे नुकसान क्या होगा इस अल्ट्रेशन का, सिर्फ कंपनी ए में जो मिनोरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको होगा। तो इस तरह की जो अल्ट्रेशन है वो जो अल्ट्रेशन होगी वो वैलिड नहीं होगी, क्योंकि इस अल्ट्रेशन से बेनिफिट किसको पहुंच रहा है, मेजॉरिटी को, मेजॉरिटी शेयर होल्डर को, और मिनोरिटी शेयर होल्डर को जो है नुकसान हो रहा है। इसके अलावा अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर कोई ऐसा जो है रिजोल्यूशन पास करते हैं जिसमें क्या डिसीजन लिया जाता है भी जो मिनोरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको जो प्रॉफिट जो है ना दिए जाएं, उनको जो है प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट ना किए जाएं, तो इस तरह की जो अल्ट्रेशन होगी आर्टिकल में वो भी इनवैलिड अल्ट्रेशन होगी। तो कहने का मतलब है जो अल्ट्रेशन है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे क्या हो, मिनोरिटी शेयर होल्डर को बेनिफिट पहुंचे या फिर जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो मिनोरिटी शेयर होल्डर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इस तरह की अल्ट्रेशन जो होगी वो वैलिड अल्ट्रेशन नहीं मानी जाएगी। इसके बाद लास्ट है द अल्ट्रेशन मस्ट नॉट कॉज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद ए थर्ड पार्टी। अल्ट्रेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे क्या हो, थर्ड पार्टी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ब्रीच हो जाए। तो इस तरह से अगर ऐसी अल्ट्रेशन की जाती है तो कंपनी जो है दूसरी पार्टी को जो है कंपनसेट देने के लिए लायबल होगी। तो इसी तरह से अगर देखें भी, अगर कोई भी कंपनी मेंबर्स के जो शेयर होल्डर हैं वो किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर देती है और बाद में कंपनी आर्टिकल में इस तरह का बदलाव करती है जिससे क्या हो, कंपनी के पास ये अधिकार आ जाए कि कंपनी उस थर्ड पार्टी को जो शेयर्स ट्रांसफ़र किए हैं उन पर लीन राइट को अडॉप्ट कर सके, तो इस तरह की जो अल्ट्रेशन होगी वो वैलिड अल्ट्रेशन नहीं मानी जाएगी। तो इस तरह से कोई भी कंपनी जो है इस तरह की अल्ट्रेशन नहीं कर सकती। अगर इस तरह की अल्ट्रेशन जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में की जाती है तो वो इनवैलिड अल्ट्रेशन होंगी।